Hello my dear students. First of all, we will discuss the solution of the homework questions. In the homework question, the first question that was given to you, उसमें आपको वॉल्यूम एट एसटीपी जो है वो गिवन था और उसकी बेसिस पे आपको नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स बाय द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। वॉल्यूम एट एसटीपी 11.2 गिवन है लीटर में। 22.4 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। इसी तरह से जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू Na। सिंस मोल्स आपने डिटरमाइन कर लिए 0.5, सो इट इज 0.5 Na। अब आपको एग्जैक्ट आंसर लेके आना है 10 की पावर्स में, तो इट विल बी 0.5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, जो कि आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें आपसे कहा गया था कि जो पर्टिकुलर 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं उसका एसटीपी पर कितना वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे भी मोल्स के दो फॉर्मूले यूज होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na और वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 इंटू 10 की पावर 23 है। Na से डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 10 की पावर 23 से। वॉल्यूम एट एसटीपी आपको कैलकुलेट करना है और 22.4 होता ही है। सो वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा 22.4 अपॉन 2, दैट इज 11.2 लीटर। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 11.2 लीटर एट एसटीपी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड थे। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ गैस के क्वेश्चन से रिलेटेड बात की है, तो एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के तौर पे और दिया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आगे ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और आप जानते हैं जब भी आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो पहले आपको मोलर मास डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो मोल्स का फॉर्मूला जो है मास अपॉन मोलर मास, और गैसेस के लिए जो स्पेशली हम लिखते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। इन दोनों को रिलेट कर देंगे। मास इन ग्राम गिवन है 11 ग्राम और उसका जो एसटीपी पे वॉल्यूम है वो 5.6 लीटर, ये भी गिवन है। 22.4 से हमने डिवाइड कर दिया और मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा 1/4 से, तो आप मोलर मास निकालने के लिए 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 11 इंटू 4, दैट इज 44 ग्राम। ये तो आपका आ गया स्टूडेंट्स मोलर मास। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी क्या होगी? तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास अपॉन 2, दैट इज 44 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 22। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपसे वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस पूछा है वो वेपर डेंसिटी 22 आएगी। ये जो 3 क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे होमवर्क के बेसिस पे, ये उनका सॉल्यूशंस हुआ। तीनों के तीनों ही गैसेस से रिलेटेड थे और बहुत ही इजी और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन थे। इनमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले जो थे उसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना था। अब हम आज की वीडियो लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे ध्यान से। आज की क्लास का, आज के वीडियो लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब तो आप समझ ही गए कि जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो मैटर किससे मिलके बना हुआ है। तो किसी कंपाउंड के अंदर जब हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करना चाह रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जब आपको निकालना होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर तो उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन से लिखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी कंपाउंड के अंदर सबके लिए निकाला जाता है। और परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे? सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड कैसे आएगा? इट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। जो भी एलिमेंट का टोटल मास है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल मास क्या लिखेंगे हम? मोलर मास तो हमको पता है, वैल्यू में पुट कर देंगे और 100 भी हो गया। टोटल मास का मतलब है कि जितने एलिमेंट्स के एटम हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जो भी उस एलिमेंट्स के एटम हैं इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट का मोलर मास होता है वो रखेंगे और उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट्स के जितने एटम्स प्रेजेंट है वो रखेंगे।
मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आपको मालूम होता है, फॉर्मूले से आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, और 100 तो है ही है। सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड कैसे लिख सकते हैं? Ne, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, MWe, that is molar mass of element, and MW compound, that is molar mass of compound। जब ये तीनों चीजें आप पुट कर देंगे तो आपको एलिमेंट का परसेंटेज किसी कंपाउंड में आ जाएगा, और इस तरह से जब सभी एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे तो वो उस कंपाउंड का टोटल यानी कि 100% कंपोजिशन आ जाएगा कि कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है और कौन कौन से इसके अंदर परसेंटेज है एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये हुआ परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अब इसके आगे देखिए। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो आपको किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट का किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड बोला गया है उसका फॉर्मूला पता हो, ताकि आप उसका मोलर मास आप आराम से डिटरमाइन कर सकें। तो यहाँ पे बात की गई है यूरिया की। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और उसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, सो 14 इंटू 2। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो 1 इंटू 4। कार्बन का 1 एटम है, 12 इंटू 1, और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो 16 इंटू 1। ओके, तो ये 60 कैसे आ गया? नाइट्रोजन के 2 एटम है, दैट्स वाई 28। हाइड्रोजन के 4 एटम्स है तो 4, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 16, और कार्बन का 1 एटम है तो 12। तो आप आराम से इनको ऐड कर दीजिए। 28 प्लस 4 दैट इज 32, प्लस 16 48, प्लस 12 60। तो इन सबको ऐड करने पर आपका मोलर मास 60 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट E कितना होगा वो यहाँ पे आपको गिवन है, देख सकते हैं आप आराम से। 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 आ जाएगा। मोलर मास ऑफ एलिमेंट आप आराम से जानते हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहा है जिसका मोलर मास 14 होता है। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड हमने डिटरमाइन कर लिया विच इज 60, और इंटू 100 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 140/3 दैट इज 46.6% नाइट्रोजन आ जाएगा। यानी कि इस यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज है 46.6%। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट्स का भी इस तरह से, जैसे हाइड्रोजन का निकालना हो, कार्बन का निकालना हो, ऑक्सीजन का निकालना हो, वो जैसे नाइट्रोजन का निकाला है वैसे बाकी दूसरे एलिमेंट्स का भी हम परसेंटेज कंपोजिशन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से। अब जब हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आराम से जो भी क्वांटिटी हमसे पूछी गई है, चाहे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पूछा गया है, चाहे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं, जो भी पूछा गया वो हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज का ध्यान रखनी है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड। जब भी हम मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालते हैं वो तो एक्चुअल हो गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिनिमम मोलर मास पूछा जाता है बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स एलिमेंट। जो उस एलिमेंट्स की, जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज की बेसिस पे आपको निकालना होगा। देन इट इज कंसिडर्ड दैट 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब क्या होता है कि जब आपको मिनिमम मोलर मास निकालना होगा तो आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होगा, एलिमेंट का मोलर मास आपको पता है और कंपाउंड का मास आपको निकालना है, लेकिन उसका मिनिमम मोलर मास निकालना है। ये मिनिमम मोलर मास का मतलब ये होता है कि आप उस कंपाउंड का एक्चुअल मास अगर निकालना चाहेंगे, एक्चुअल मोलर मास निकालना चाहेंगे, तो आपको उस कंपाउंड के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देखना है। जैसे कि अभी हमने यूरिया की बात की, तो यूरिया के लिए आपने क्या लिखा, NH2CONH2। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन के 2 एटम रखूंगा तो यूरिया का मोलर मास 60 आ रहा है विच इज एक्चुअल मोलर मास। अगर मैं नाइट्रोजन का मोलर मास जो है वो 14 है और नाइट्रोजन का एटम अगर 1 ही रखता हूं तो वो जो आंसर आएगा वो आपके पास 30 आएगा मोलर मास यूरिया का। वो यूरिया का मिनिमम मोलर मास होगा। तो मिनिमम मोलर मास का मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का 1 मोल ही कंसिडर करना है, उसका 1 एटम ही प्रेजेंट है उसके अंदर, ये कंसिडर करके चलना है। सो ध्यान से देखिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स एलिमेंट, देन इट इज कंसिडर्ड दैट 1 मोल ऑफ द एलिमेंट, यानी हमेशा ये कंसिडर क्या करके चलना है कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का 1 मोल ही प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस और एग्जाम में जो आए या जो हम प्रैक्टिस के लिए जो आपको वर्कशीट वगैरह देंगे वो आप आराम से कर सकें। तो क्या है जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 0.0032% ऑफ सल्फर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 0.0032% ऑफ सल्फर प्रेजेंट है। व्हाट विल बी द मिनिमम मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है ही है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर जिसकी बात कर रहे हो उसका परसेंटेज निकालोगे। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर मोलर मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड का एक्चुअल मास आप निकालोगे तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रखने हैं, पर क्योंकि आपको मिनिमम मोलर मास निकालना है इसलिए आपको यहाँ पे n कितना रखना है 1। ये यहाँ पे स्पेशल नोट में समझाया गया। तो परसेंटेज जो दे रखा है वो आप रख दीजिए 0.0032। ओके, और 1 × 32 हो ही गया आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आपने 1 रखा, 32 सल्फर का मोलर मास है। यहाँ से जो मोलर मास आपके पास आएगा दैट इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि आपने इसमें सल्फर का 1 एटम कंसिडर किया है। अब मान लो उस कंपाउंड में सर अब आगे ऐसा लिखा हुआ आता कि इस क्वेश्चन में ही कि इफ द कंपाउंड कंटेन्स 4 सल्फर एटम्स देन व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर आप 4 रख देंगे तो ये आपके पास एक्चुअल मोलर मास आ जाएगा, लेकिन अगर आप 4 नहीं रखते हैं 1 रखते हैं तो मिनिमम मोलर मास आएगा। तो कंसेप्ट ये है कि मिनिमम मोलर मास होगा ही होगा, तो आप उसके लिए एलिमेंट का 1 मोल कंसिडर करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई चीज है, जैसे आपके पास कोई पेन है तो आपके पास कम से कम एक पेन तो होगा ही होगा, आधा पेन तो नहीं हो सकता। सिमिलरली आप अगर कह रहे हैं कि किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो एलिमेंट का एटलीस्ट 1 एटम तो होगा ही होगा, आधा एटम तो कैसे पॉसिबल है। तो इट मीन्स आप जब भी मिनिमम मोलर मास निकालें किसी भी कंपाउंड का तो उसमें जो परसेंटेज जिस एलिमेंट की बात की गई है उस एलिमेंट का 1 एटम प्रेजेंट है ये कंसिडर करते हुए चलें, चाहे क्वेश्चन में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की, क्या होते हैं दोनों। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th और 10th में पढ़ रखा है, तो एक बार उनका रिवीजन करते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं, फिर इनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एक्चुअल नंबर कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या शो करता है कि जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो बताएगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की इंफॉर्मेशन जो देगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री के अंदर और इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पाया जाता है और वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है और आप उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब सवाल ये है कि n क्या होता है, तो n होता है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो जो कंपाउंड का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा वो अपॉन जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का उसका मास कितना है, इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर होगी कि जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना होगा तो आपको इस n की रिक्वायरमेंट होगी। जब इस n की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए आपको मोलर मास तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिटरमाइन करेंगे, फिर मोलर मास गिवन होगा क्वेश्चन में उसको इससे डिवाइड करके आप n निकालेंगे और n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। यानी ये बात क्लियर हो गई कि जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है किसी भी कंपाउंड का तो पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद ही n निकाला जाएगा और जब इन दोनों की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हम किसी कंपाउंड के लिए लिखते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड के लिए लिखा जाता है इसे एक्चुअल फॉर्मूला भी बोलते हैं। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही निकालना हो क्वेश्चन में तो ये इम्प्लाइड है कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के ही आगे बढ़ना है। लेकिन जब एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में बोला है और मोलर मास नहीं दिया है तो फिर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है और वो आप आगे कर भी नहीं पाएंगे।
सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमेशा मोलर मास ऑफ कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आगे इसके एग्जाम्पल। जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है जो कि आप आराम से समझ पाएंगे। जैसे कि हमने कहा ग्लूकोज, तो हम सभी जानते हैं ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। तो ये जो कॉमन में जो हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला, किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, उसे केमिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो हमने अगर कहा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे? 1:1। हम सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? जो भी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो हमने 6 को 6 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 1, 6 को 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2 और 6 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया 1:1, ये आपका हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब इससे सिंपल पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 1 एटम तो उसके अंदर है ही है। तो यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी किसी कंपाउंड का निकालना है तो भी आप ये कंसीडर करके चलेंगे कि कार्बन का या जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट है उसका 1 एटम तो प्रेजेंट उसके अंदर है ही है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन। इसका नाम भी आपने सुन रखा है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसके अंदर कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। जब आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन कम्स आउट टू बी CH। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक ग्लूकोज का और एक बेंजीन का, और इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब आगे देखिए। अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को समझने के लिए और उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन खुद करके बताता हूँ कि वो क्या है, और आप इससे यहाँ से समझेंगे कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो एक क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला डिटर्मिनेशन को हम समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन। अब उसमें 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन है एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो आपको कई बार क्या होता है कि किसी कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी का परसेंटेज वो नहीं देता। तो मान लेते हैं 4 एलिमेंट्स है तो 3 का दे देगा, तो चौथे वाले का आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 एलिमेंट्स के परसेंटेज दे दिए, तीसरे एलिमेंट का परसेंटेज नहीं दिया, वो आप आराम से निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को, और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। अब क्या कहा गया यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ द मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 180 ग्राम पर मोल। अब ऐसा कहा गया कि कंपाउंड का मोलर मास कितना है, 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास दे दिया है तो हम आराम से n निकाल सकते हैं, और n निकाल के फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालेंगे। देन व्हाट विल बी द एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो जो व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फिर आपको ये बात मान के चलनी है कि पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकाला जाएगा, फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 40 प्लस 6.67, ये आ गया 100 माइनस 46.67, दैट कम्स आउट टू बी 53.33। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया 53.33। अब हमें जो जो एलिमेंट्स निकालने हैं उसको हम एक तरफ रख देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब भी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं तो जो भी परसेंटेज गिवन होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से, ध्यान देना, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे कार्बन का परसेंटेज है 40, तो आपने कार्बन को डिवाइड किया 12 से। हाइड्रोजन का परसेंटेज है 6.67, तो हाइड्रोजन को डिवाइड किया 1 से। ऑक्सीजन का परसेंटेज आया 53.33, इसको डिवाइड किया 16 से। अब कार्बन का परसेंटेज जो है उसको जब एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, यानी जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपके पास हैं उनके परसेंटेज से जब उनके एटॉमिक मासेस का जब डिवाइड करने पर जो आपके पास आंसर आएगा, वो आंसर आपको देखना है सबके लिए कितना आया। तो कार्बन के लिए आया 3.3, हाइड्रोजन के लिए आया 6.67, ऑक्सीजन के लिए आया 3.3। अब इनमें से हमें देखना है कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, उसको सभी से डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखा कि 3.3 इज द लोएस्ट वैल्यू, तो 3.3 को 3.3 से डिवाइड किया, 6.67 को 3.3 से डिवाइड किया, और 3.3 को 3.3 से डिवाइड किया। तो हमने देखा कि ये आया 1,
ये नियरली इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे 1.0 आया। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो ध्यान से सुनना आप। अगर डेसिमल के बाद 0.5 आता है तो उसे एज इट इज रखिए। अगर डेसिमल के बाद 0.5 से कम आता है तो उसे राउंड ऑफ करके उसी डिजिट के बराबर कर दीजिए। जैसे मान लो ये था 2.0 समथिंग कुछ, तो 2.5 से कम था, यानी यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कुछ भी होता तो मैं इसे 2 ही लिखता। लेकिन अगर वो डेसिमल के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 से ज्यादा वैल्यू है, मीन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आप नेक्स्ट की तरफ उसे राउंड ऑफ कर देंगे। सपोज ये 2.6 होता तो मैं यहाँ 3 लिखता, 2.7 होता तो भी मैं 3 लिखता, 2.8 होता तो भी मैं 3 लिखता, 2.9 होता तो भी मैं 3 लिखता। समझ में आ गई बात आपको? अब अगर ये 0.5 है तो उसे एज इट इज छोड़ देना है। फिर क्या करना है कि जितने भी एटम्स हैं उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि अगर आप सोचो किसी भी एलिमेंट का आधा एटम कैसे होगा, तो आधा तो होगा नहीं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आधा भी कंप्लीट एटम हो जाएगा और बाकियों के एटम भी डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपने क्या किया। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ और एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया। ठीक है, तो देखिए एक बार ध्यान से वापस से शुरू से। तो मैंने कहा कि आपको 2 एलिमेंट के परसेंटेज मालूम है, तीसरे एलिमेंट का परसेंटेज मालूम नहीं है, तो उसको मालूम करने के लिए आपने 100 में से दोनों के परसेंटेज को माइनस कर दिया। तो 100 माइनस 40 प्लस 6.67, तो 100 माइनस 46.67 दैट इज 53.33। अब आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें उनके एटॉमिक मासेस का डिवाइड कर देना है। सो 40/12, 6.67/1 और 53.33/16। तो कार्बन के लिए आया 3.3, हाइड्रोजन के लिए आया 6.67, ऑक्सीजन के लिए आया 3.3। यहाँ मैंने ये बोला कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है, उसको सभी से डिवाइड करना है। सो 3.3/3.3, 6.67/3.3, 3.3/3.3। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको सिंपल होल नंबर में लेके आना है। अगर डेसिमल के बाद 0.5 है तो उसे एज इट इज छोड़ दीजिए, डेसिमल के बाद 0.5 से कम है तो उसे राउंड ऑफ कर दीजिए उसी नंबर के बराबर, और अगर डेसिमल के बाद 0.5 से ज्यादा हो तो उसे नेक्स्ट नंबर के बराबर राउंड ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ कार्बन के लिए वैल्यू आई 1, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 1। ये जो वैल्यूज आएगी ये एटम्स के नंबर होंगे जो कि उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट होंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया उस कंपाउंड का, CH2O। अब जब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इसका मास भी आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, 12 जो कि कार्बन का मास है, 2 जो कि हाइड्रोजन का मास है और 16 जो कि ऑक्सीजन का मास है। ये आ गया आपके पास 30 ग्राम। फिर नंबर ऑफ मोल्स आपके जो हमारे पास n है, यहाँ पे जो हमने कन्वर्जन फैक्टर लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए, वो कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180 ग्राम पर मोल। सो आप 180 को 30 से डिवाइड कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला 6 इंटू CH2O, दैट कम्स आउट टू बी C6H12O6। तो आपने देखा कि पहले आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिटरमाइन किया, फिर वहां से n डिटरमाइन किया, फिर मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। तो आपको ये चीज देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है तो ये 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल के n निकाल के फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, तो ये तो था ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकाले। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं जिसमें हमने कहा कि डेसिमल के बाद अगर 0.5 हो तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं, वहां एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आगे ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स 50% ऑफ एलिमेंट x। एक कंपाउंड है जिसमें 50% कौन है, एलिमेंट x है, जिसका मोलर मास दे रखा है 10 ग्राम पर मोल, और दूसरा दे रखा है 50% ऑफ एलिमेंट y जिसका मोलर मास है 20 ग्राम पर मोल। तो 2 एलिमेंट है x और y, x का जो मोलर मास है वो 10 है, y का मोलर मास 20 है, x और y दोनों की क्वांटिटी 50-50% है। देन व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आप समझ गए, यहाँ आपको मोलर मास नहीं निकालना है, यहाँ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालना है, मोलर मास गिवन नहीं है, सिंपल जो आपके पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है या सिंपलेस्ट फॉर्मूला वही डिटरमाइन करना है।
तो आपको तरीका क्या सिखाया, पहले आप एक्स और वाई एलिमेंट के नाम लिखेंगे। एक्स की क्वांटिटी कितनी है 50% और उसका एटॉमिक मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास दैट इज मोलर मास 10, तो 50/10, तो ये कितना आ गया 5। इस तरह से वाई के लिए किया तो कितना आ गया 50/20 दैट इज 2.5। फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, और डिवाइड करेंगे तो 5 को 2.5 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे दो काम कर रहे हैं कि एक 5 है एक 2.5 है, तो 2.5 तो होता नहीं है, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट कम्स आउट टू बी 5, और 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दैट कम्स आउट टू बी 10। और आप ये भी काम कर सकते हैं 2.5 लोएस्ट है, 2.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1, और 5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी 2 और 1 निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि x कितनी है 2 एटम्स है और y का 1 एटम है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है सिंपलेस्ट फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या आएगा X2Y, जहाँ पे x के 2 एटम्स और y का 1 एटम है। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपके पास अगर कभी 0.5 आता है डेसिमल के बाद तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.5 से कम आता है तो उतना ही रखना है जो नेक्स्ट नंबर था वो, और अगर ज़्यादा आता है 0.5 से तो फिर उसको नेक्स्ट नंबर से राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आज जैसा कि हम सिलसिला रोज देखते हैं कि जो भी आपको मैं पढ़ाता हूं उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। तो अब मैं आपको जो भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया, आज की क्लास के मेरे 2 टॉपिक थे, पहला था परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन तो पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अरेंज द, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करके लाएंगे इन तीनों क्वेश्चन को। तो सबसे पहला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब क्या करना है आपको कि इन सभी कंपाउंड्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो पहला है मैथेन, इसके अंदर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे बाय द फॉर्मूला। दूसरा है एथेन C2H6, इसमें भी निकालेंगे, पहले मोलर मास निकालेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे और फिर कार्बन का परसेंटेज आएगा। देन थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके अंदर भी निकालेंगे। एंड फोर्थ है C2H4 एथीन, इसके अंदर भी निकालेंगे। फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर जो कार्बन के परसेंटेज हैं वो कितने हैं। जो सबसे कम वैल्यू आएगी उसको सबसे पहले रखना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको सबसे बाद में रखना है, क्योंकि आपसे ऑर्डर भी पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना होता है, क्योंकि ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। जब सामने वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है परसेंटेज का, तो हमें सबसे पहले उस कंपाउंड की बात करनी है जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम है, और फिर वो आएगा जिसमें और ज्यादा है, और सबसे लास्ट में आएगा वो कंपाउंड जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको चारों के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकालने हैं, फिर उनको एनालाइज करना है और फिर बताना है कि किसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन सबसे कम है, किसके अंदर और ज्यादा है, तो एक ऑर्डर आपको बताना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। चारों के अंदर आप परसेंटेज डिटरमाइन करके फिर एनालाइज करके फिर परसेंटेज का ऑर्डर बताएंगे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब नेक्स्ट जो बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन, सिंपल आपको परसेंटेज निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो आपको दोनों अलग अलग नहीं लेने, साथ में लेने, और टोटल नाइट्रोजन का कितना आएगा तो उसके हिसाब से परसेंटेज निकालना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से। अ कंपाउंड कंटेन 75.2% ऑफ एलिमेंट X। उस कंपाउंड में 75.2% एलिमेंट X है, जिसका मोलर मास है 75 ग्राम पर मोल, जिसका मोलर मास 75 ग्राम पर मोल है। एंड 24.8% ऑफ एलिमेंट Y, जिसका मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। तो दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों के परसेंटेज दे रखे हैं, X का 75.2, Y का 24.8%, X का मोलर मास है 75, Y का मोलर मास है 16। देन व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आएगा।
तो आप x के लिए क्या करेंगे, 75.2 से 75 का डिवाइड करेंगे, y के लिए 24.8 से 16 का डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे दोनों को डिवाइड करेंगे और आप देखेंगे कि वो वैल्यूज क्या आ रही हैं। अगर वो वैल्यूज 0.5 है तो दोनों को सेम रख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो राउंड ऑफ करेंगे, और 0.5 से ज़्यादा है तो भी राउंड ऑफ करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला वहां से आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके अंदर हमने पहले तो जो न्यूमेरिकल्स दिए थे पिछली क्लास में उसके होमवर्क देखे हमने, उसके सॉल्यूशंस की बात की, देन उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है उसकी बात की, फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, देन हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल्स की बात की, उनमें रिलेशन देखा, और फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों डिटरमाइन किए जाते हैं, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जिसमें सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन किया जाता है, और फिर मैंने आपको आज की क्लास का जो होमवर्क है वो बताया। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।